डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार ड्रग इंस्पेक्टर के आंसर की। आज मैं देने वाला हूं आपको। ऑफिशियल आंसर की अभी नहीं आई है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ दी जाए। वैसे तो सो कॉल्ड बहुत सारे बिगेस्ट प्लेयर हैं जो तैयारी करवा रहे हैं, बट अभी तक शायद किसी का आंसर की आई नहीं हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इनिशिएटिव लेता हूँ, शायद वो लोग भी मेरा ही वेट कर रहे हो किधर से आए, तो फिर थोड़ा सा चेप उप के आंसर की बना दी जाए। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 100% ऑथेंटिसिटी के साथ जो है ये आंसर की जारी करूं। ठीक है, स्टैंडर्ड सोर्सेज मैंने यूज़ किया है, इंटरनेट का यूज़ किया है, जो भी अपडेटेड सोर्सेज उनका यूज़ किया हुआ है। बट फिर भी अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा तो मैं क्लियर बोल दूंगा कि इसका कन्फ्यूजन है, गलत आंसर की बताने की कोशिश नहीं होगी मेरी। फिर भी अगर कहीं कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, जज मत करिएगा। ठीक है एक क्वेश्चन से जज मत करिएगा, आंसर की आपको 100% ऑथेंटिक देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं फिर। अब देखिए, जो हमने बैच लॉन्च किया था बीपीएससी डीआई का महावीरा बैच 1999 रुपीज़ में कई लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। ये आप लिख के रख लीजिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 1999 रुपये में जो कोर्स महावीरा बैच लॉन्च किया था हमने, वो 99.9% इफेक्टिव था। 100% की कोई भी गारंटी नहीं लेता, कहीं ना कहीं छोटे मोटे लूपहोल हो जाते हैं, और उतने में ही ज़िंदगी कई लोगों की बदलने वाली है। और मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है कि काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया हुआ है, और मैं विश्वास काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। चलिए अब देखिए, ये जो मेरे पास है ये मैं सेट सी डिस्कस करने वाला हूँ। ये सी है, सीरीज सी है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पेपर का नेम है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, पेपर 4 का यूनिट 1 है ये। ठीक है, सेट सी है मेरे पास। सेम इसी चीज़ का मैंने जो है कॉपी निकाला और फिर उसको सॉफ्ट कॉपी बना दिया, फिर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले कि करके क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से आए हुए हैं। आपको याद हो जब हमने इस कोर्स को पढ़ाया था, आपको बताया था, ये कोर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको दिखाऊंगा कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। यही था बैच, कहाँ से कितना आया है, कितना कारगर है कोर्स, ये भी आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, कुछ भी झूठ नहीं। अभी देखिए डायरेक्ट कोर्स ही मैंने खोला हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खोला हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या मैंने आपसे बताई थी, 2 चीज़ें। एक बताया आपसे मैंने क्या, कि आप जूरिस्प्रूडेंस जब भी पढ़िए स्टैंडर्ड सोर्सेज से पढ़िए। तो एक वीडियो मैंने स्टार्टिंग में, हाउ टू डील विद जूरिस्प्रूडेंस, वो बहुत ही इफेक्टिव थी। फिर इसके बाद मैंने क्या बोला कि एनके जैन इज़ द बेस्ट बुक। उड़ीसा डीआई का जब मैंने रिव्यू किया था तब भी आपको बताया था, आज भी कह रहा हूँ और आगे के लिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ। ये मेरे चचा की बुक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छी बुक है एनके जैन की, बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए अगर आप डीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फार्मासिस्ट की जीपैट की। तो ठीक है, चलिए दूसरा ऑथेंटिक सोर्स होता है वेबसाइट से, जो भी वेबसाइट होती हैं गवर्नमेंट की, वहाँ से। इससे ज़्यादा कुछ भी ऑथेंटिक नहीं आपके पास मिलने वाला है, और इन्हीं सोर्सेज से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वो जो वीडियो हाउ टू डील विद जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट वाली वीडियो देखेंगे तो ये बात मेरी जो मैं कह रहा हूँ यही बात आपको मिलेगी, कुछ अलग नहीं है। नाउ कमिंग ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, आपका समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। द ट्रेडमार्क एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक्ट कब आया था ये पूछा जा रहा है बेसिकली, इतना माहौल बना के, टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क। कहाँ से क्वेश्चन आया, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। उसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब दुनिया भर की चीज़ें, उसके कई सारे कैटेगरी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये सब मैंने पढ़ा है। ट्रेडमार्क एक्ट, सवाल क्या पूछा गया, फॉर द गुड्स एंड द प्रिवेंशन एंड यूज ऑफ फ्रॉडलेंट मार्क्स अप्रूव्ड इन। कब लाया गया ट्रेडमार्क एक्ट, सीधे 1999 में। ये जो रेड कलर लगा है ये मेरे ही पेन का निशान है, मैंने लगाया हुआ है, करेक्ट। तो ये जो रेड वाला दिख रहा है ये करेक्ट आंसर्स हैं, इसको आंसर की बनाते हुए देखिए मैंने यहाँ रेड निशान लगाया हुआ ना। जिस बच्चे का मैंने सेट लिया है वो उसने ब्लैक में लगाया हुआ और मैंने ये लगाया हुआ आंसर्स। तो रेड कलर वाला जो आंसर्स है वो सही है, मैं बोलते जाऊँगा, आप मिलाते जाइएगा। ठीक है, कहीं पर कोई गलती हो तो छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, जज मत करिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा गलती ना हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1999। सीधे जब भी हम देखिए कहीं हम कुछ भी खोलें, अगर हमें किसी नाम का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो हम ट्रेडमार्क के तहत अप्लाई करते हैं, और ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत जो है ये होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 1999, 1999। सेट सी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। चलिए, एनी रिटन ऑर्डर फॉर फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस मेडिसिन फॉर फार्मेसी रिटन बाय ए क्वालिफाइड। अब ये कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है,
प्रिस्क्रिप्शन से सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर सीधे है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑर्डर फॉर फार्मासिस्ट। कौन लिखता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही तो ऑर्डर लिखता है, जिसमें दवाओं के बारे में सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ये सब पूछा जाता है। सुपरस्क्रिप्शन क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है, कहाँ पर दवाएं लिखी गई हैं, इस सब के बारे में। आरएक्स का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग इज बीन, कौन कौन से लैटिन टर्म, वो सब प्रिस्क्रिप्शन पूछा जाता है। तो जब भी कभी आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़ें तो लैटिन टर्म, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कब डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट होता है, कब डायरेक्शन टू द पेशेंट किस में होता है, आरएक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रिस्क्रिप्शन। डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए प्रिस्क्रिप्शन पे दूसरा क्वेश्चन, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। क्यों है? आप सोच के देखिए कि जब भी प्रिस्क्रिप्शन आता है तो सबसे पहले पर्चा आपके पास रिसीव करते हो, रिसीव करने के बाद पढ़ते हो कि डॉक्टर ने क्या क्या लिखा हुआ, यही तो होता है मेडिकल शॉप पे, आप देखना। फिर चेक करते हो कि जो दवाई लिखी सही तो लिखी ना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई इनकम्पेटिबिलिटी है, कोई दवाई गड़बड़ लिखा गई है डॉक्टर से, ये भी जिम्मेदारी है फार्मासिस्ट की चेक करना। तो चेकिंग, फिर उसके हिसाब से दवाई निकालते हो, कलेक्ट करते हो, डिस्पेंस करते हो, ये सारी चीज़ें, फिर आप लास्ट में फिनिशिंग करते हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वाले में सी करेक्ट ऑप्शन है। बाकी इसमें देखिए रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्शन, वेइंग ऑफ मटेरियल, नहीं, ये सब नहीं है, फालतू बकलोली है बस खाली। रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग एंड कंपाउंडिंग, फिनिशिंग नहीं, कलेक्शन भी तो करता है। अब याद रहे इसमें देखिए बहुत कई सारे ऑप्शंस इसमें लिखे हुए हैं कि अगर कई सारे क्वेश्चंस, यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है, कई सारे क्वेश्चन में एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। यू नीड टू चूज द मोस्ट करेक्ट। आपको कई ऑप्शन मिलेंगे जहाँ दो दो ऑप्शन सही हैं, लेकिन मोस्ट करेक्ट चूज करना है, साफ में इन्होंने लिख दिया हुआ है। और यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में ये रहता है, ठीक है, ये तो बिहार का है, ठीक है। चलिए 3 हमने देख लिया, चौथा आते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। एक प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट में क्या क्या होता है। अब देखिए हर, जब भी कभी ऑप्शन आए तो हर को अच्छे से पढ़िए और उसमें जो वर्ड नहीं गलत लग रहा है उसको एलिमिनेट करते रहे। देखिए इस बच्चे ने जो किया है वो एलिमिनेट किया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। एड्रेस ऑफ द ड्रग कंपनी, कौन से पर्चे में ड्रग कंपनी का एड्रेस लिखा रहता है भाई साहब? नहीं लिखा रहता है, तो इन्होंने इसको एलिमिनेट कर दिया। इस बच्चे ने एलिमिनेट करके किया है क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं। नेम ऑफ द ड्रग कंपनी, ड्रग कंपनी का कहाँ नेम लिखा रहता है उसमें, ठीक है, पर्चे में नहीं लिखा रहता, प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा रहता है, दवाई भी लिखा रहता है। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर देखिए ये वाले ऑप्शन में DEA नंबर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेम ऑफ द अटेंडेंट, अटेंडेंट का नेम कहाँ जनरली लिखा रहता है? वो तो डॉक्टर ऐसे पर्चे पे खाली लिख देता है कि हाँ भैया ये है, देख लेगा तुम्हें बस, लेकिन ऑफिशियली तो कहीं नहीं लिखा रहता है। तो डेट ऑफ इशू, पेशेंट नेम, ये सबसे फिट ऑप्शन बैठ रहा है, तो इसलिए ये B इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, अ ड्रग इज नॉट लेबल्ड, आपको याद हो जब मैंने DNC एक्ट यूट्यूब पे भी जब पढ़ाया हुआ था और जब यहाँ भी पढ़ाया हुआ, आपको दिखाता हूँ कहाँ पढ़ाया हुआ है, मिस ब्रांडेड और ये सब। रुकिए, विश्वास नहीं होगा ना तो दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब जो कोर्स आप पढ़ रहे हो जूरिस्प्रूडेंस में, ये देखो शेड्यूल्स है, वो हाई लेवल पे जाएगी। देखो फॉर्म्स क्या क्या पढ़ना है, कुछ सवाल है, देखिए फॉल्स क्लेम नॉट लेबल्ड प्रॉपर्ली पढ़ाया हुआ ना मैंने आपको। अभी देखिए एडल्ट्रेटेड ड्रग किसे कहते हैं, ये देखिए, स्पूरियस ड्रग, इमिटेशन, और ये ऐसी कंपनी जो एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए ये टॉपिक पढ़ा है और आप ध्यान दीजिएगा, इस पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 मिस ब्रांडेड के, एक एडल्ट्रेटेड के, एक स्पूरियस का आया हुआ है। तो ये इस वीडियो से केवल 21 मिनट की वीडियो में 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी का दशा दिशा सब निर्धारित कर देते हैं। आप देखिए, अब आइए मिलते हैं ज़रा इधर, अब पढ़िए ज़रा। इफ़ अ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, मिस ब्रांडेड ड्रग, इसका करेक्ट ऑप्शन है, पढ़ाया हुआ वीडियो में। और कहाँ से पढ़ाया हुआ है, सोर्स क्या है, NKZ DNC एक्ट। अब देखिए यहाँ भी खोल के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा जानना ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको डिटेल में ही बताऊँगा ताकि आगे के लिए भी आप सीखें चीज़ें। चलिए देखिए,
यहाँ ध्यान से देखिए आप खोल के, मिस ब्रांडेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग, है ना, यहीं से पूछा गया है इनके जैन से। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो करेक्ट ऑप्शन इज मिस ब्रांडेड। चलिए अब देखिए, एन एक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू प्रोहिबिट द एडवर्टाइजमेंट फॉर सर्टेन पर्पजेस, कौन सा है ये? एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिट करने वाला कौन सा है एक्ट? ठीक है, मैजिक रेमेडीज वाला है कि क्या है, किससे रिलेटेड है ये, किससे रिलेटेड ये एक्ट है? तो ये एक्ट पहले पढ़ना है कि ये एडवर्टाइजमेंट क्या ये मैजिक रेमेडीज वाला है, बात कर रहा है, या कोई और एक्ट है, वो एक्ट पढ़ लिया तो आपको पता चला अच्छा ये एक्ट है। लेकिन ध्यान से देखिए लोग, एक मिनट रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए जरा, फोन आ रहा है मेरे पास। एक मिनट रुकिए ज़रा, मेरा अर्जेंट फ़ोन आ रहा, मैं मैसेज डाल दूं ज़रा, घर से आ रहा फ़ोन मेरे। वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए, आई एम रियली सॉरी, लेट नाइट हो गया ना, अब फैमिली टाइम है, थोड़ा लेट नाइट में वीडियो बना रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट। चलिए, तो यहां से समझ में आ गई बात। अब देखिए, ये एक्ट आया तो 1954 में है, लेकिन देखिए यहाँ पर उस बच्चे ने थोड़ा सावधानी किया है कि अच्छा 65-48 में तो फार्मेसी एक्ट आया है, 54 में है, लेकिन यहाँ खेल क्या हुआ है, केम इनटू फोर्स इन। जिस बच्चे ने फोर्स नहीं देखा ना, वो गया काम, उन्होंने उनसे 54 लगा दिया। तो पास्ट मैंने लिख दिया हुआ, पास्ट 1954 में हुआ है, फोर्स हुआ आपका 1 अप्रैल 1955। और यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में 1 अप्रैल भी पूछ लेगा आपसे, सो बी रेडी फॉर दैट। चलिए 1955 इसका ऑप्शन है। सब्सटेंस विच इज नॉट कवर्ड अंडर द नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, सभी को पता है, कोका, ओपियम, ये सब। कॉफी नहीं, कॉफी इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। द प्रीमाइसेज और एनी पार्ट, मैंने आपको क्या बताया था, जब जूरिस्प्रूडेंस आप पढ़िए तो डेफिनेशंस पढ़िए। वो वीडियो थी ना, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया आपको, डेफिनेशन पढ़ना है, फिर कोई कमिटीज है उसको पढ़ना है, ये सब। तो देखिए डेफिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। एनी प्रीमाइसेज अप्रूव्ड लाइसेंस स्टोरेज, ये सब दुनियादारी। अब ध्यान से देखिए, काम की बात क्या है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में कि सेम क्वेश्चन से रिलेटेड एक आध दो और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला। जिसने इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा, इस क्वेश्चन को लगा लेगा वो, नहीं तो नहीं लगा पाएगा। देखिए क्या इसमें खेल किया हुआ है कि एल्कोहल ऐसी मेडिसिनल एंड टॉयलेट, ये किसका क्वेश्चन है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट का आया हुआ है, इसमें अल्कोहल, ओपियम और ये सब। तो एक बात पता लगा कि खाली अल्कोहल बेस्ड प्रिपरेशन इन मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन में नहीं होती, नारकोटिक्स वगैरह भी आती है जिस पे एक्साइज ड्यूटी उगाई जाती है, वो सब इसके अंदर आता है। पेनल्टीज वगैरह वो सारी चीज़ें रेगुलेट तो एनडीपीएस एक्ट के थ्रू होती है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी वगैरह इसके तहत ही काउंट की जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ, बॉन्डेड में बॉन्ड कब किसी से भरवाया जाएगा, जब उसने सही से हिसाब नहीं किया, पे नहीं किया हुआ है, तब उसे बॉन्ड भरवा लिया जाएगा। और जिसने पैसा दे दिया है उससे कोई बॉन्ड नहीं भरवाया जाएगा। तो यही है, बॉन्डेड में ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड और नॉन बॉन्डेड में ड्यूटी पेड। अब देखिए कहाँ से आया है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, मैंने खुद भी पढ़ाया हुआ है। अभी देखिए ध्यान से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। अब देखिए द मेडिसिनल बोलते हैं जो दारू शराब वगैरह सब कुछ देखता है, इससे क्या होगा, चीजों में डिले होगी, ट्रांसपेरेंसी, रेस्ट्रिक्टेड और नॉन रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन। ठीक है, जनरली ओवर प्रूफ होने की, तो ये सारी चीजें हैं, तो वो लिखा हुआ है। टॉयलेट प्रिपरेशन के अंदर कौन कौन से आते हैं, टॉयलेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड लाइसेंस है। देखिए बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड, स्टोरेज ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन ऑन व्हिच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। पैसा नहीं दिया आपने। तो जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो सब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर ये सारी चीजें, ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड मतलब बॉन्डेड।
और देखिए किताब में दिखा दूं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप बेस्ट सोर्स चूज करते हो, बेस्ट मेंटर चूज करते हो, तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक्सपीरियंस का फायदा होता है। कभी कभी बच्चे मिलते सेंटर पे, सर आप भी देने आ गए, फिर हम क्या करें, कैसे सेलेक्ट होंगे? तो भाई साहब तजुर्बा नहीं लूँगा, एक्सपीरियंस नहीं लूँगा तो कैसे पढ़ाऊँगा आपको? सेलेक्ट तो हो चुका हूँ मैं ऑलरेडी, लेकिन तजुर्बा भी तो चाहिए, एक्सपीरियंस भी तो चाहिए। ठीक है, ड्रग मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशन 232 पेज पे, ये देखिए डेफिनेशंस है ना, उसमें बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, देखिए टिक भी किया हुआ है मैंने। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब कि मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन में अल्कोहल और ओपियम बेस्ड ये सब भी होता है। और लगे हाथ देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसके साथ सेम क्वेश्चन आ गया। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन 1955, ये सब एक्साइज ड्यूटी किस पे करता है? अल्कोहल बेस्ड ही खाली होता है कि नारकोटिक होता है? अब देखिए अगर आपने यहाँ ध्यान से किया तो यहाँ पे आप सही लगा लोगे। देखो यहाँ कॉमन सेंस, इसीलिए कहते हैं दिमाग, आंख, नाक, कान खोल के रखिए। अगर आंख, नाक, दिमाग खुला रहेगा तो काम आपका करेगा बराबर। अब देखिए ये किसी को नहीं, सब टॉयलेट प्रिपरेशन का मतलब सब अल्कोहल ही समझे, लेकिन देखो ये सही हो गया इसकी वजह से कॉमन सेंस। तो एग्जाम में कॉमन सेंस आपको खोल के रखना पड़ेगा। चलिए ये देख लिया। डीएनसी एक्ट में मैंने क्या आपसे बोला, शेड्यूल्स आएगा। देखिए तो अब आपको दिखाता हूं जरा डेमो। आप कहोगे सर क्या आपने बड़ाई कर रहे हो? बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आपको यकीन भी तो होना चाहिए कि आपका मेंटर क्वालिफाइड है, आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल्स लीजिए, बहुत चूज करके पढ़ाया हुआ है मैंने, कुछ फालतू नहीं पढ़ाया हुआ है। देखिए ठीक है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग भी आया हुआ है, पी भी आया हुआ है, ठीक है, P1 भी आया हुआ है, वाई भी आया हुआ है, और ये क्लिनिकल ट्रायल भी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आते हैं जरा क्वेश्चन पे कि सर ये देखिए जरा, पैक साइज पी और पी में कंफ्यूजन होंगे लोगों का। पी क्या है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, और लाइफ पीरियड पे सवाल पूछा गया है अच्छी लेवल का। लाइफ पीरियड का मतलब क्या, स्टोरेज कंडीशन कि उसकी स्टेबिलिटी कंडीशन? उसमें भी गलत कर दिया है कई लोगों ने, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया है। तो पी फॉर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। अब अच्छे आप क्या करेंगे, सीख लेंगे इस क्वेश्चन से। अब ये क्वेश्चन शेड्यूल पे है, तो शेड्यूल से क्वेश्चन तो हर साल आएगा, हर चीज में आएगा। तो आपका धर्म बनता है, आपका फर्ज बनता है कि P1 तो यहाँ करेक्ट है, लेकिन सबके सामने आपको एक्सप्लेन करके लिख लीजिए। तो आपका एक के साथ 4 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। यही प्रॉपर स्ट्रेटजी है एक्सप्लेन करने की। खाली आंसर टिक लगा लगा के रटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए P1 हो गया, P1। ये देखिए क्वेश्चन लगा लिया अपने, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू फॉल्सिफाई अ ट्रेडमार्क। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन अंग्रेजी में ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन इसका हिंदी वर्जन आप देखोगे ना, कभी कभी नहीं समझ में आए तो हिंदी वर्जन यूज कर लेना चाहिए अगर है तो। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को एक व्यापार चिन्ह को गलत इस्तेमाल करने के लिए उत्तरदायी समझा जाएगा। गलत तरीके से यूज कर रहा है। व्यापार चिन्ह के स्वामी की अनुमति से उसी व्यापार के चिन्ह भ्रामक बनाता है। भाई परमिशन ले लिए हो, लेकिन कुछ भी फर्जी थोड़ी नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी भी व्यवहारिक चिन्ह को मिथ्या नहीं बनाता, कुछ छेड़छाड़ नहीं करता, कोई वो नहीं करता, तो गलत नहीं होगा ना। पहला ऑप्शन सही है इसमें, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। देखो यहाँ पर देखो, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए जो रेड लगा है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये देख लिया हमने। चलिए नेक्स्ट आते हैं 12वां पर। हु सेड इवन इफ योर ओन लाइफ विल बी इन डेंजर यू शुड नॉट। अब ये क्वेश्चन तो कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बाउंसर आएंगे और आपको सीधे बाउंड्री के बाहर मारना है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, या तो आर या पार। अब देखो महादेव लाल श्रॉफ, इन्होंने फार्मेसी के लिए बहुत अच्छा कुछ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, सारी चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है कि चरक बहुत बड़ा नेम है, सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी में है, आपको पता है। हिपोक्रेट्स, तो आंसर हिपोक्रेट्स या चरक में से हो सकता है। देखिए गेस लगाया बच्चे ने, यहाँ टिक लगाया हुआ है, लेकिन ऑप्शन लगा दिया हिपोक्रेट्स। उसको पता था कि यहाँ ये लगेगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ लगा दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विल बी चरक। चलिए कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, पेपर में था कोड कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज बिजनेस, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू द कम्युनिटी, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू दिस। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल।
हर जगह परचेज ऑफ ड्रग पे भी कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है। भाई फार्मेसी चलाओगे तो भी तो आपको फार्मेसी का नियम कानून भाई पता भी होना चाहिए, और क्या आपका व्यवहार होना चाहिए। हर जगह थोड़ी बेईमानी करते फिरोगे। प्रिस्क्रिप्शन में भी आपका फर्ज है ना कि आप प्रिस्क्रिप्शन आए तो आप चेक करो उसको, तो वहाँ भी आपका एथिक्स है। ठीक है, ये सब। वन ऑफ द रिकमेंडेशन फॉर द मेडिकेशन एरर 5 राइट्स, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट टाइम, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कहाँ पर? हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में। ये देखिए, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट, और सब में खाली 4 ही राइट है। कॉमन सेंस देखिए, और इसमें पूछा 5 राइट्स, सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट। देखिए अपने आप ही, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस है। दिमाग अगर शांत रखेंगे सब कुछ होगा, नहीं शांत रखेंगे। अब देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन अब दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया। द इनकम्पैटिबिलिटीज अकर व्हेन द कंपोनेंट ऑफ अ मेडिसिन इंटरैक्ट इन सच अ वे। ध्यान दीजिए माय लॉर्ड, कंपोनेंट ऑफ मेडिसिन, एक मेडिसिन के अलग अलग कंपोनेंट एपीआई हैं, वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक बात, इन सच वे, लेकिन इतना खोल के, अभी तो मैं शांति से पढ़ रहा हूँ तो सब कुछ खोल के पढ़ रहा हूँ, लेकिन दिमाग एग्जाम में प्रेशर होता है, नहीं समझ में आता है। दैट अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेडिसिन आर एडवर्सली इफेक्ट, प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है, आपस में इंग्रेडिएंट इस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, आई मीन कि उनका थेरेपेटिक चेंज अफेक्ट हो रहा है। तो किस तरीके की, यानी कि ये इनकम्पैटिबिलिटी, आपका तीनों इनकम्पैटिबिलिटी क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इनकम्पैटिबिलिटीज पे, फिजिकल, केमिकल, थेरेपेटिक। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कब होती है? जब इंग्रेडिएंट के बीच रिएक्शन होता है। तो यहाँ इंग्रेडिएंट है, यानी कि केमिकल तो ऑप्शन में होगा ही होगा। तो अब देखिए जिसमें केमिकल नहीं है वो एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ है तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये पहला नहीं हो सकता हर हाल में। चलो एक तो एलिमिनेट हो गया। चेंज इन द प्रॉपर्टी अगर होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी और दुनिया भर की प्रॉपर्टीज, उसमें फिजिकल। तो यहाँ पर क्या है? चेंज इन द प्रॉपर्टीज। और अगर इफेक्ट में कुछ चेंज आ रहा है तब वो थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी होगी, कि 2 दवाएं मिली और इफेक्ट में या तो कम हो गया या बढ़ गया, तो थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन इफेक्ट का तो कुछ लेना ही नहीं है, यहाँ प्रॉपर्टीज का लेना देना है और यहाँ कंपोनेंट का इंटरेक्शन से लेना देना है। तो कौन कौन सी हो गई? प्रॉपर्टीज का लेना देना फिजिकल और कंपोनेंट का लेना देना केमिकल। सो फिजिकल एंड केमिकल वाला ऑप्शन देखिए लगाया हुआ बच्चे ने, क्या तीनों लगाया हुआ है। लेकिन आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फिजिकल एंड केमिकल विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये भी देखिए इनकम्पैटिबिलिटी से बेस्ड क्वेश्चन है। इमल्सन बनाने में है, कैस्टरॉल, वाटर एवर, यहाँ पर इमल्सिफाइंग। अब देखिए अकेसिया यूज होता है, एकदम रटा रटा है। किसी भी इनकम्पैटिबिलिटी की बुक में देख लीजिए, ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा है। इसका आंसर है अकेसिया 2%, इमल्सिफाइंग एजेंट। व्हेन 2 ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब टुगेदर, हमेशा सिलेबस से स्टिक होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत आसपास का नॉलेज होना चाहिए। ये देखिए कोलोजी का ज्ञान आपका यहाँ यूज हो रहा है जूरिस्प्रूडेंस ज्ञान यूज हो रहा है कोलोजी का। 2 ड्रग प्रिस्क्राइब की गई और दे टेंड टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ईच अदर, मिल रहे हैं और एक दूसरे का एक्टिविटी बढ़ा दे रहे हैं। तो इस टर्म को बोलते हैं ड्रग सिनर्जी या पोटेंशिएशन। एडिशन इफेक्ट नहीं है, एक दूसरे का एक्टिविटी बढ़ा दे रहे हैं, तो सिनर्जिस्टिक, लाइफ में 2 लोग बढ़ रहे हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा है जल्दीबाजी में? हाँ चलिए, 17 का जो है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिस्टामिन एंड एड्रेनालिन टुगेदर टू फॉर्म एस्थमेटिक पेशेंट प्रोड्यूस कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी? भाई साहब अब देखिए, हिस्टामिन क्या होता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर होता है। एड्रेनालिन क्या होता है? डायलेटर। दोनों एंटागोनिज्म है। कौन सा इफेक्ट? फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, और थेरेपेटिक रिस्पॉन्स को कम कर दे रहे हैं। तो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी? थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। चलिए आंसर हो गया आपका थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ये सब सूटिक्स में पढ़ाया हुआ है मैंने। चलिए, टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विथ, भाई साहब कैल्शियम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब से फार्मेसी नहीं पढ़ रहा तब से आई मीन फार्मेसी नहीं। तो मिल्क इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर। चलिए, एल्कलॉइड इनकम्पैटिबिलिटी इज विथ विनिन सल्फेट के साथ भी है, फेरिक के साथ भी है, सॉल्युबल आयोडाइड्स के साथ भी है। ऑल ऑफ द वेब इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 20 तक हमने देख लिया, फटाफट फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लेते, जहाँ समय देना वहाँ देंगे। अब देखिए नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन इन ड्रग। अब देखिए एक पीडीएफ मैंने आपसे शेयर की, उससे 2 क्वेश्चन आया हुआ, वो पीडीएफ ढूंढते हैं जरा कि सर गोली दे रहे हैं कि सही से बता रहे हैं।
ठीक है, चलिए नोट्स वाले में शेयर करते हैं। ये नोट्स वाले में स्टोरेज कंडीशन मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, वैक्सीन वाले में पढ़ाया था वीडियो में, और नोट्स में कहाँ दिया था, आपके जूरिस्प्रूडेंस वाले नोट में होगी, तो खोल लीजिए। अच्छा ये वीडियोज आ गई, एक मिनट रुकिए ज़रा, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। एक मिनट, एक सेकंड रुकिए, यहाँ से दिखा देता हूँ आपको मैं। ये जो नोट मैंने आपसे शेयर किया ना, यही नोट है वो शेयर किया है जो मैंने आपसे, देखिए अभी जूरिस्प्रूडेंस। एक सेकंड रुकिए, कहाँ पढ़ाया हुआ था मैंने आपको, ये देखिए मैंने कहा ना वीडियो में कहाँ पढ़ाया हुआ मैंने आपको, वैक्सीनेशन सेराज वाले में। अब देखिए, ये देखिए ये फाइल मैंने आपको शेयर की थी, याद आ रहा है, ये वाली फाइल वैक्सीन एंड सेराज वाली। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टोर फ्रोजन का मतलब -20 डिग्री सेल्सियस, डू नॉट फ्रीज का मतलब होता है डू नॉट स्टोर ओवर 8 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड का मतलब होता है नॉट एक्सीडिंग 8 डिग्री सेल्सियस, जनरली 2 से 8 डिग्री, कूल का मतलब 8 से 25 होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 15 से 25। और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ आपसे, ध्यान से देखिए, वेंटिलेटेड प्रीमाइसिस टेम्परेचर रेंज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर यानी एम्बिएंट टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है, 15 से 25 ऑप्शन है। देखिए आपको मैं अंडरलाइन करके दिया हूँ यहाँ, ये देखिए 15 से 25 या अप टू 30 डिग्री सेल्सियस, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अप टू 30 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट रुकिए ज़रा, चलिए ये पढ़ाया मैंने आपको, दिखाया। अब देखिए इसी से अभी एक और क्वेश्चन आएगा, देखिए यहीं से 2 क्वेश्चन आया हुआ। प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर का मतलब कितना % ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो देखिए लेस देन 60% होना चाहिए ह्यूमिडिटी। प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर का मतलब लेस देन 60%, और सेम क्वेश्चन आया हुआ है अभी देखिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर लेस देन 60%। केवल एक PDF से 2 लाइन में देखिए 2 क्वेश्चन आ गए, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। सेम यही मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो वैक्सीन्स वाला जो वीडियो है उसमें ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो नॉर्मल वाले में 15 से 25 आंसर हो गया, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर वाले में 60 हो गया। अब देखिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। अब देखिए बड़ा ऑप्शन क्लोज है, सब थोड़ा समझने वाली बात है। इसका मोस्ट करेक्ट आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे, सेफ, इफिकेशियस, एक्यूरेट, कॉस्ट इफेक्टिव, ये सारी चीज़ें। देखिए सेफ, इफिकेशियस, इनएक्यूरेट, कोई चाहेगा कि इनएक्यूरेट दे, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, छोटे छोटे वर्ड पकड़ने होते हैं। सेफ, इफेक्टिव, एक्यूरेट, दैट लीड्स टू ड्रॉप इन क्वालिटी। आप चाहेंगे कि क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की ड्रॉप हो जाए? बिल्कुल नहीं, फालतू के बकवास ऑप्शन है। कॉस्ट इनइफेक्टिव डोज आप देंगे, महंगी डोज देंगे क्या आप? नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है सेफ, इफेक्टिव, एक्यूरेट, कॉस्ट इफेक्टिव और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े। यही तो हमारे फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए हो गया इसका आंसर, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। दिमाग लगाना ही नहीं है ज़्यादा। चलिए, इन इंडिया फार्मेसी प्रोफेशन इज गवर्न बाई, एक मिनट जरा देख लो कुछ छूट तो नहीं है, पता लगा जोश जोश में जो है कुछ छूट गया हो। एक एक करके एक्सप्लेनेशन सब कुछ चल रहा है। वैक्सीन्स वाली जो वीडियो थी ना, उससे बहुत आए हुए क्वेश्चंस, आप अगर ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। वैक्सीन्स वाली वीडियो मैंने आपको एक दी हुई है, आप ध्यान से देखिए इसमें, ठीक है। आप ये देखिए, यहाँ पढ़ाया हुआ ना मैंने आपको, ये ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये देखिए इनएक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में क्वेश्चन आया था यहाँ से, अगर आप ध्यान देंगे कहीं कुछ भी बकवास नहीं जाता, पढ़ा हुआ सब आता है। पोलियो वाला जो क्वेश्चन आया था ना, वो यहीं से आया हुआ था। देखो प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, आप ध्यान से देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन, पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है? सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको, देखो ये लास्ट में, ठीक है। ये देखो एडजुवेंट का रोल, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसका क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी में भी आया हुआ है, क्योंकि टॉपिक इस तरीके से बीपीएससी ने किया हुआ है कि सुटिक्स का टॉपिक एनालिसिस में है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, पढ़ाया आपको बहुत सटीक गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू नहीं पढ़ाया गया है, काम की चीज़ें पढ़ाई गई हैं। चलिए ठीक है,
ये सब देखिए, फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948 में। पूरी दुनिया को, मोहल्ले को पूरा पता है। BCS क्लासिफिकेशन, क्लास 1 हाई सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी पे है, ठीक है। हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, लास्ट वाला लो सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी, हाई लो, लो हाई, इस तरीके से करके सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी यानी SP पे बेस्ड है सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी। प्यूरिफाइड एंड स्टैंडर्डाइज फ्रैक्शन ऑफ डिफाइंड मिनिमम 4 एक्टिव, अब देखिए यहाँ पे मिनिमम 4 बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल, ये सारी चीज़ें, ये जो 4 बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही पकड़ना होता है। बच्चे ने क्या लगाया? फाइटोकेमिकल, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग, क्योंकि 4 आ गया, 4 बायोएक्टिव। इसके डेफिनेशन अब जब जाएंगे तो। अब देखिए एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन डेमो, एन एक्ट टू, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो? एक्ट नंबर 23, और सेम यही एक्ट नंबर 23 एक और क्वेश्चन में दिया हुआ है। जिसने वो क्वेश्चन देखा, इसको क्वेश्चन को मिलाया, वो एक्ट नंबर, उसमें पूछा एक्ट नंबर 20, 23, इसमें पूछा 23 है, और वहां पर 23 में सीधे लिखा हुआ एक्ट नंबर 23। अभी दिखाऊंगा वो क्वेश्चन आएगा तो इंपोर्ट ये एक्ट नंबर 23 के हिसाब से होता है, DNC एक्ट के हिसाब से, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा? NKJN में। हम लोग क्या पढ़ते? 1940, लेकिन घुस के पूछ लिया, वहीं चक्कर खा के 2-4 लोग बेहोश होकर गिर गए। C इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, टू एनालाइज ड्रग सैंपल्स, पता है कि लेबोरेटरी वगैरह बारे में पूछा जाएगा, तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है जहाँ पर CDHO सैंपल वगैरह भेजता है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL है, ये पूछता है, लेबोरेटरी के बारे में पढ़ाया हुआ था। एन इम्पोर्ट लाइसेंस फॉर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, रटने वाला था, लेकिन देखो पसीना छुड़ा देने वाला है यहाँ पर क्वेश्चन। प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम सर्टेन ड्रग्स, ये फॉर्म 10 में है, सॉरी प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, ये 10A में है, शेड्यूल X वाला 10, इसका करेक्ट ऑप्शन फॉर्म 10 होगा, ठीक है। फॉर्म 12 में क्या है कि ड्रग जो कि आपकी क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, हाँ, फॉर्म 11 में ऐसी ड्रग इंपोर्टेड है इन एनी फॉर्म, इस तरीके से करके दिया हुआ। फिर ड्रग इंपोर्टेड DNC एक्ट में जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें 12A में है। तो प्रोहिबिशन से रिलेटेड जनरली है 11A, 12A, ये सब चीज़ें। कहीं पर सरकार प्रोहिबिट कर रही है इसको, तो ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। द करेक्ट ऑप्शन विल बी फॉर्म 10, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ड्रग इंपोर्टेड फॉर पर्सनल यूज, तो फॉर्म 12A क्या है? ऐसी दवा जो पर्सनल यूज़ के लिए इंपोर्ट हो रही है। वहाँ पर कुछ ऐसी दवाएं जो पब्लिक इंटरेस्ट में उसको प्रोहिबिट करना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है, वहाँ पर फॉर्म 11A आ गया ऐसे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ड्रग जो है प्रोहिबिशन में है, वो 10A में आ गई। तो X वाले का जो मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर्म 10 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा एक बार। एन इम्पोर्ट लाइसेंस अनलेस इट इज सूनर, देखिए भाषा पकड़िए, सस्पेंडेड और कैंसल्ड शुड बी वैलिड, जब तक कैंसिल नहीं होता तब तक ये कब तक वैलिड रहेगा ये, यानी कि नॉर्मल पूछ रहा है, सीधे नहीं लिख रहा है कि कितने तक वैलिड हो रहा है, ये भी तो लिख सकता था, लेकिन माहौल बना के लिख रहा है कि जब तक सस्पेंड नहीं। अरे भाई जब तक सस्पेंड नहीं होगा इसका मतलब कि नॉर्मल कब तक एक्सपायरी होगा, उसका 3 ईयर्स होता है, साफ लिखा हुआ इम्पोर्ट ऑफ लाइसेंस, आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखिए DNC एक्ट। इसीलिए कह रहा हूँ घोल घोल के पीना पड़ेगा, अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना, बुक आप लोग बुक पढ़ते नहीं, शॉर्टकट एक बुक ऐसी DI की मिल जाए बस, जिसको रट्टा मार लें सब हो जाए, उससे काम होता नहीं है। देखिए इम्पोर्ट लाइसेंस वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, NKJN, ठीक है। चलिए 3 ईयर्स NKJN, यहाँ मैंने NK लिख दिया हुआ है। अब देखिए GMP में शेड्यूल T भी होता है, आयुर्वेदिक सिद्ध यूनानी सिस्टम, और प्रीमाइसेज वाला भी GMP होता है, तो यहाँ ध्यान से पढ़िए, GMP फॉर प्रीमाइसेज मटेरियल्स शेड्यूल M, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, एटोर्वास्टैटिन एंड एटिनोलॉल, A तो है नहीं, C तो है नहीं, G और H में कन्फ्यूजन है। G का मतलब गुरु की देखरेख में, गुरु कौन? डॉक्टर। तो ऐसी दवा जिसमें टाइट्रेशन चेंज होगा, अगर बहुत, जैसे डिजिटैलिस के प्रोडक्ट, जैसे इंसुलिन के प्रोडक्ट, अगर नहीं डोज टाइट्रेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेवल गिर जाएगा ब्लड शुगर का। जहाँ पर कंट्रोल की, स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत होती है, वहाँ पर शेड्यूल G की ज़रूरत होती है। और जब शेड्यूल G लग रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो H इंक्लूड हो रहा है उसमें, क्योंकि भाई डॉक्टर की देख रेख में है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी तो कर रहा है उसको, ठीक है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो G के साथ साथ H भी लग रहा है, लेकिन एटोर्वास्टैटिन एटिनोलॉल क्या है? H ड्रग है, ये शेड्यूल H ड्रग, प्रिस्क्राइब्ड बेस्ड ड्रग है, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है, ठीक है।
डॉक्टर बता देता है, आप घर पे लाके खा लेते हो। डॉक्टर आपके छाती बैठा नहीं रहता है कि नहीं ऐसे खाना, ये करना है, तो गुरु की देखरेख में नहीं खा रहे हो, सीधे प्रिस्क्राइब कर दिया आप खा रहे हो, तो इसलिए शेड्यूल एच। चलिए 33, एज पर द डीएनसी एक्ट रूल 1945 सेंट्रल अप्रूविंग अथॉरिटी इज। आपको वीडियो में भी पढ़ाया और आपको देखो एनके जैन में भी दिखा रहा हूँ। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिंगल किताब कोई हाथ लग जाए और उससे क्वालिफाई हो जाए। मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन आपको हर एक्ट की पढ़नी है। देखिए, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स ड्रग कंट्रोलर इंडिया अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ड्रग कंट्रोलर। और आपका मजाक उड़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, डिप्यूटी फलाना ज्वाइंट ढकाना ड्रग कंट्रोलर विल बी द करेक्ट ऑप्शन 33 का। चलिए, अ पर्सन इज होल्डिंग अ क्वालिफिकेशन फलाना फलाना, इतना माहौल बना दिया गया। क्यों, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन दी हुई है, उसी से पूछा गया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी RMP। ठीक है, चलिए, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस किस में, क्लिनिकल ट्रायल, शेड्यूल बाई। अभी आपको शेड्यूल का वीडियो दिखाया था ना मैंने, शेड्यूल बाई। चलिए देखिए कितना, मतलब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। ग्लिबिनक्लामाइड एंड इंसुलिन, अब सोच के देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि जी है कि एच है। ग्लिबिनक्लामाइड डायबिटीज़ वाली है, इंसुलिन भी। मान लो इंसुलिन, एक पेन आती है ना, ऐसे पेन लगा देते हैं हम लोग, अगर ज़्यादा हमने डोज छोक दिया तब पता लगा इंसुलिन एकदम डाउन हो गया, पेशेंट आँख वाँख सब एकदम सुस्त। तो यहाँ पर डोज टाइट्रेशन की बहुत ज़रूरत है, डॉक्टर के देख रेख की ज़रूरत है, चाहे डॉक्टर देखे चाहे फार्मासिस्ट को भेजते भाई साहब जाओ देख लो। तो जाहिर सी बात है ये शेड्यूल जी, यहाँ पर डॉक्टर की देखरेख की जरूरत है। ऐसी दवाएं दैट इज अंडर द मेडिकल सुपरविजन दैट इज कॉल्ड एज शेड्यूल जी ड्रग्स, शेड्यूल एज प्रिस्क्रिप्शन वाली। ठीक है, और जब डॉक्टर की देखरेख में है तो बिना उसके प्रिस्क्रिप्शन के तो आ नहीं रही है, तो एच बी ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। बैंडेज क्लॉथ मेड ऑफ फाइबर्स, पॉलिस्टर, जूट, अरे बैंडेड आपने सबने बांधा हुआ, कॉटन ही होता भाई साहब, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। ये देखिए, मन नहीं लगता है, बोर होते हैं, तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, म्यूटेटिस, म्यूटेंडिस, मीन्स, ये सब, ये कहाँ कौन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको या आप कहीं पढ़ोगे, कहीं नहीं कोई पढ़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन गूगली वाले आएंगे, उनको डील कर लेना है। तो ये आर्गुमेंट में यूज़ किया जाता है, नो नेसेसरी चेंजेस हैव बीन मेड, ऐसा इसका मतलब होता है, ठीक है, चेंज होना था और चेंज हो गया है। तो अब देखो लिखा हुआ नेसेसरी चेंजेस हैज बीन डन, इसका मतलब होता है जिस बच्चे ने लगाया हुआ टाइमिंग्स, थिंग्स हैव बीन चेंज दैट हैव टू बी चेंज, जिनको चेंज होना था वो चेंज हो गया है। ठीक है, थिंग्स हैव टू बी चेंज्ड, ये इसका सॉरी थिंग्स नेसेसरी चेंज हैव बीन डन, इसका ये मतलब होता है, और इससे मिलता जुलता ये डी ऑप्शन है। सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। अब ये तुक्का ही मारने वाला था कि जय माता दी भूल के तुक्का मार दिए, कुछ लोगों का सही हो गया, कुछ लोग गलत हो गया। अब देखिए, अ ड्रग सेड टू बी स्पूरियस, अभी वीडियो में दिखाया था ना, स्पूरियस कब बोला जाएगा, जब इमिटेशन होगा, जब ऐसी दवा से बिलोंग करता है जो कि है ही नहीं उस नेम से, वो स्पूरियस। तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन 39 का। हु एवर कंट्रीब्यून्स एनी प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954, ध्यान से, शैल बी ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन दिखाई नहीं देगा। अब देखिए, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, जब आपको मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है, वहाँ भी बताया हुआ और यहाँ भी आपको दिखा रहा हूँ। रुकिए, सीख लीजिए, जो गलतियाँ की हैं उसको सीख लीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, ठीक है। चलिए, फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1955, फोर्स वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखिए, ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, फर्स्ट कन्विक्शन में 6 मंथ या फाइन या दोनों, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में 1 साल तक या फाइन या दोनों। तो ये वर्ड ध्यान रखना है कि फर्स्ट पूछ रहा है, फाइन में जैसे ईयर में पास्ट पूछ रहा है कि फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, फॉर्म में अप्लाई वाला फॉर्म पूछ रहा है कि लाइसेंस ग्रांट वाला पूछ रहा है, वहाँ वर्ड, ये सब वर्ड ध्यान देना होता है, ठीक है। फर्स्ट कन्विक्शन तो 6 मंथ वाला यही है, ठीक है। अब देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लाइफ पी हम रट्टा मार गए कि पीरियड ऑफ ड्रग्स होता है, पीरियड ऑफ ड्रग, ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है पीरियड ऑफ ड्रग। तो लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग, फुल पढ़ेंगे जब ना तो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग, ना कि स्टेबिलिटी कंडीशन, ठीक है। चलिए, एनी फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें जो भी है ये सब देखिए डीपीसीओ से, ये भी डीपीसीओ से आया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये भी डीपीसीओ का क्वेश्चन है।
ये भी डीपीसीओ का क्वेश्चन है, ये भी डीपीसीओ का, और आपके सिलेबस में डीपीसीओ 2013 दिया हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने इग्नोर किया है और उसका दर्द है कि दुख दर्द पीड़ा दे रहा है डीपीसीओ। अब ये डेफिनेशन आप डीपीसीओ से दी हुई है, तो खोलिए डीपीसीओ, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए सीलिंग प्राइस एपीआई और बल्क ड्रग मींस फार्मास्यूटिकल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, उसका एस्टर आइसोमर सॉल्ट, इसको क्या बोलेंगे, एपीआई या बल्क ड्रग दोनों बोलेंगे। और आप देखिए सेम क्वेश्चन, इंग्रेडिएंट आइसोमर एकदम सेम लाइन चिपकाया हुआ, एनी फार्मास्यूटिकल, बल्क और एपीआई दोनों बोलेंगे, बोथ विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए सीधे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है ये टीपीसी। एक क्वेश्चन भाई साहब, अब देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर इंडेक्स, ये सब क्या होते हैं, महंगाई इन्फ्लेशन के वो करने होते हैं। तो आपने सुना होगा कभी कभी उड़ता उड़ता कि इन सब का एनुअल ईयर होता है एक, ये जनरली 2-3 महीने पे नहीं होते, वो जो आरबीआई की रेपो रेट वो सब 2-2 महीने पे होती है, ठीक है, लेकिन ये सब एनुअली होता है। तो जनरली इसका 2011-12, और देखिए डीपीसीओ में दिया हुआ है, टीपीसीओ में, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये सब, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स मींस एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए बना दिया क्वेश्चन, फ्रॉम टाइम टू टाइम 6 मंथ क्वार्टर एनुअल, 2011-12 इसका बेस ईयर होता है जहां से कैलकुलेट हम करते हैं, सो एनुअल विल बी करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है, सीलिंग प्राइस प्लस जो भी लोकल टैक्सेज हैं, तो लोकल टैक्सेज यहाँ है, उसके बाद सीलिंग प्राइस कहाँ से दिया है ऑप्शन, ध्यान से देखिए, यहीं से, ये देखिए प्राइस, ये जो डेफिनेशन है ना ये प्राइस वाली, कैसे कैसे हम वो कर रहे हैं, देखिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस का भी दिया होगा नीचे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन द बेसिस ऑफ सीलिंग प्राइस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट प्लस लोकल टैक्सेज। देखिए सीलिंग प्राइस प्लस लोकल टैक्सेज आया है कि नहीं इसी पीडीएफ से, चलिए पढ़ाया भी आपको हुआ है डीपीसीओ, मैंने वही इसी सेम पीडीएफ से पढ़ाया हुआ है। चलिए आते हैं ज़रा, देखिए नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट लोकल टैक्सेस, सीधे सीलिंग प्राइस, एनी गजेटेड ऑफिसर क्या कर सकता है, ये देखिए, फिर आइए यहाँ पर, अब देखिए जिसने इसको नहीं पढ़ा ना उसको बड़ा दुख दर्द पीड़ा दिया हुआ है। रुक जाइए, घर से धड़ाधड़ फ़ोन आ रहा है लेकिन फ़र्ज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबका भविष्य जुड़ा हुआ है, बात थोड़ी आगे पीछे कर लेंगे, वो भी ज़रूरी है, परिवार भी ज़रूरी है, ठीक है। यहीं पर था वो, मैं अभी मुझे वो लाइन मिल नहीं रही है, यहीं पर था वो, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, हाँ, पावर ऑफ एंट्री सर्च, एनी गजेटेड ऑफिसर, ठीक है, एंटर एंड सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है, सेम यही लाइन चिपकाया हुआ है, देखो पेपर से। पेपर सेटर भी अच्छे क्वालिटी का है जिसने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, ठीक है, अच्छे लेवल का पेपर सेटर है जिसने सेट किया है, देखो सीधे उठा के, ठीक है, बोथ इसका ऑप्शन होगा। 46 का ड्रग डीम टू बी कलर्ड कोटेड, ये सब मिस ब्रांडेड के ही होते हैं ये, ठीक है, ये देखिए एन के जैन से दिया हुआ है। मीन्स एनी फॉर्मुलेशन जो कि एपीआई के नाम से बिक रही है, मैंने कितनी बार आपको बोला हुआ है कि जेनरिक दवा ब्रांडेड में कितना डिफरेंस है, ड्रग डिस्कवरी वाले जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है मैंने आपको, ठीक है, जेनरिक दवा के बारे में बोल रहे हैं। एक ऐसा तलिस्मान, ये सब क्या होता है, मैजिक रेमेडीज होती है, एकदम रटा हुआ है, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने आपको क्या बोला था, एनडीपीएस एक्ट जब भी पढ़ेंगे फाइन जरूर पढ़ेंगे, कुछ फाइन्स में चूक गया था, इस बात से मैं बात एग्री कर रहा हूँ, लेकिन फाइन आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनडीपीएस एक्ट के तहत जो भी मैन्युफैक्चर सेल ये सब करता है, खास बात क्या है, ओपीएम और कॉमर्शियल क्वांटिटी, अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं तब सज़ा अलग होगी, लेकिन अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी है सज़ा है तो अलग होगी। अब देखिए एनडीपीएस एक्ट 184 पेज पे, ये सब बहुत बारीकी से देखना होता है। चलिए एनडीपीएस
एक्ट आया, इसमें घुस के देखिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड अप टू, कब तक हो सकता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओपियम, उसके सेल एक्सपोर्ट और ये सब कॉमर्शियल क्वांटिटी, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 to 20 ईयर्स, 10 to 20 ईयर्स, मैक्सिमम कितना 20 to 20 ईयर्स। अब बीपीएससी आंसर इधर उधर गड़बड़ झाला कर दी तो बात अलग है, आंसर इसका 20 ईयर्स होगा, ठीक है। एल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ विच हैज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अनफिट, डीनेचुरेटेड, कहाँ दिया हुआ है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, डेफिनेशन देखिए, अभी दिखा रहा हूँ आपको, 232, बस लास्ट पड़ाव में है, पूरा ख़त्म कर दिया। बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड क्वेश्चन आया था, देखिए, डीनेचुरेटेड अल्कोहल या डीनेचुरेटेड स्पिरिट हैज़ बीन रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन बाय द एडिक्शन ऑफ सब्सटेंसेज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लो भैया, हो गया 50 क्वेश्चन डीनेचर्ड, ठीक है। चलिए एक बार और दौड़ा लेता हूँ, ये पेज मैंने डिस्कस कर दिया आपसे, सभी का आंसर डिस्कस कर दिया मैंने, इधर सभी का आंसर डिस्कस कर दिया, प्रॉपर एक्सप्लेन सोर्सेज के साथ, मैंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है ये सब, ठीक है। ये सब शेड्यूल वगैरह ये सब मैंने डिस्कस कर दिया आपसे, ठीक है। शेड्यूल्स वगैरह भी मैंने डिस्कस कर दिया। कुछ ऐसा है जो पढ़ाया नहीं आया हो, कुछ एक आध दो क्वेश्चन है, वो चरक वाला और वो सब कॉमन सेंस वाला, उतने तो आएंगे भाई साहब, 50 में 50 तो पढ़ा नहीं पाओगे, ठीक है। ये सब सीरियल, अब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ था, कॉमन सेंस, ये सब पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है, फिजिकल केमिकल थेरापेटिक ये सब पढ़ाया हुआ, नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन सब पढ़ाया हुआ है, ये सब एंटागोनिज्म ये आपका ज्ञान है जो आपने सीखा है, थोड़े बहुत तो कॉलेज आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ये देखिए कुछ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो क्या सीखने में आया ये सब चीज़ें, ये सब देखिए, सीखने में आया कि जब भी पेपर दीजिए दिमाग खोल के रखिए, कॉमन सेंस से 2, 4, 6 क्वेश्चन कॉमन सेंस से सही होंगे आपके, क्वेश्चंस रिलेट भी हो सकते हैं, वो भी आँख नाक कान खोल के रखिए आप, मेंटर पे भरोसा रखिए, जहाँ भी पढ़ रहे हैं जिससे भी पढ़ रहे हैं भरोसा रखिए, स्टैंडर्ड किताबें मत छोड़िए, ये आज का ज्ञान है, आज की सीख है इस पेपर से। आई होप कि आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की देने की कोशिश की है, फिर भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कहीं छोटी मोटी गलती आ जाए तो कृपया गुस्सा ना फोड़े, समझ ले ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। बीपीएससी से भी आंसर की जारी करने में गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है, फिर उसमें एक संशोधन वगैरह सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। आयोग भी बहुत सारी गलत आंसर की जारी हो जाती हैं कभी कभी, जैसे एमपी का मैंने देख रहा था, एमपी में बहुत सारे घिसे पिटे क्वेश्चन गलत हो गए, तो फिर उस पर जो है उन्होंने पैसे लगा के फिर उसमें बोले कितना चार्ज है, ऐसा वैसा सब दुनिया भर की, उन सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा, लेकिन कभी चैलेंज करने को आए तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की दी है, ऐसे एक एक करके सब डिस्कस कर देंगे। आज 50 क्वेश्चन हमने एक पेपर का डिस्कस कर दिया है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप प्लीज़ इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसको फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए इस एनालिसिस को यूज करिए। खाली आंसर बता कर नहीं निकलना था, आपको बहुत कुछ सिखाना था, सीखना था खुद भी, इसलिए मैंने आपको जो ये सब सारी चीज़ शेयर की। और ये जो 1 घंटे की या आधे घंटे की 1.5 घंटे की जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, उसके पीछे कितने घंटे की मेहनत है, सर्च करना है, फिर अपने ऊपर भरोसा लाना है कि जो बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो गाली खाने के लिए भी तैयार रहो लोग बहुत जज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप देखेंगे कोई शायद बहुत कम ही लोग आंसर की जारी कर पाए होंगे। इसके बाद देखना धड़ाधड़ आएंगी, क्योंकि वो जग जाएंगे। तो अपने आप में आंसर की जारी करना, इनिशिएट करना, ये भी एक मेंटर का कॉन्फिडेंस दिखाता है, और ये कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आप लोगों का विश्वास है इसलिए, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।